सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अपनी समर वेकेशंस को काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस, जो केमिस्ट्री का पार्ट है। चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो हमने इसके प्रीवियस 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें लेक्चर नंबर 1 में मैंने टॉपिक नंबर 1.1 एक्सप्लेन किया था आपको पूरा, उसको लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन किया था एनसीईआरटी को। एंड देन लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बैलेंस करने का तरीका सिखाया था कि किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कि आप अंडर 30 सेकेंड्स किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर आपने वहां पर नहीं देखी है मेरी 2 वीडियोस, तो चैनल में प्लेलिस्ट अपडेटेड है, आप वहां पर देख सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 3 और आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 1.2, दैट इज टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. हमने क्या पढ़ा था क्लास 9 में? हमने पढ़ा था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी एलिमेंट के कंपाउंड या फिर उनके एटम्स कोई दूसरे एटम में या एलिमेंट के एटम में नहीं बदल जाती, कोई दूसरा एलिमेंट उनका नहीं चेंज होता, और प्लस एटम नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो भी वही सेम ही रहता है। तो ऐसे उनके एटम्स नहीं चेंज होते। Nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. और या तो फिर ऐसा भी नहीं होता कि कहीं जो एटम है वो मिक्सचर से ही डिसअपियर हो जाए या फिर कहीं और से ही आकर मिक्सचर में अपियर हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। जितना नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन से पहले था, उतना ही नंबर ऑफ एटम्स केमिकल रिएक्शन के बाद भी होता है। Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between the atoms to produce new substances. और अगर हम वही बात करें केमिकल रिएक्शंस में होता क्या है, इसमें किसी भी एलिमेंट का बॉन्ड टूटता है या फिर नया बॉन्ड बनता है या फिर क्रिएट होता है या फिर डिस्ट्रॉय होता है। और ऐसा क्यों होता है? ताकि कोई न्यू सब्सटेंस बने। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर नंबर 3 एंड 4। और जो टाइप ऑफ बॉन्ड जो इनके बीच में बनते हैं, हम इनके बारे में और डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जो है वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें समझने के लिए इसके लिए एक एक्टिविटी करनी होगी। एक्टिविटी 1.4 है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन अ बीकर। अब आपको ना क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड या तो फिर एक क्विक लाइम होता है, उसे आपको बीकर में ले लेना है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं लेना, थोड़ा सा लेना है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस, और फिर उसके बाद धीरे धीरे आराम से आपको इसमें पानी डालना है। टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3। और देन आपको उसके बाद ना बीकर को ऐसे टच करके देखना है, टच करना है जैसे कि फिगर 1.3 में यहाँ पे शो किया गया है। एंड आपको ये बताना है कि इसमें कोई टेम्परेचर का चेंज हुआ है क्या, ये मिक्सचर ठंडा हुआ है या फिर गर्म हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हुआ है या नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water to produce slaked lime। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी, देखिए स्लेक्ट लाइम को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो जब होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना वो वाटर के साथ काफी तेजी से रिएक्ट करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। और इसके साथ साथ वो ना बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन उसके बाद जो इक्वेशन बनी है इसके लिए, क्विक लाइम CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में है प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में गिव्स स्लेक्ट लाइम प्लस हीट। In this reaction, calcium oxide and water combine to form a single product called calcium hydroxide। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हमारे पास, दो रिएक्टेंट्स हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस एक है वाटर। ये दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as a combination reaction। और वो रिएक्शन जिसमें एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करते हैं साथ में कोई भी एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि आपको नाम ही सुन के लग रहा होगा कि एलिमेंट्स यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं, यानी कि कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं।
A solution of slaked lime produced by the reaction 1.13 जो यहाँ पर था हमारा is used for white washing walls। अब ये जो सॉल्यूशन बना है हमारा स्लेक्ड लाइम का, इसे हम किस लिए यूज करते हैं? हम इसे वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। जो दीवारों पे वाइट वॉशिंग नहीं होती है, उसी के लिए यूज होते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls। और क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो काफी धीरे धीरे स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन में जो एयर में प्रेजेंट होती है उसके साथ वो रिएक्ट करता है, प्लस काफी पतली सी लेयर फॉर्म कर देता है कैल्शियम कार्बोनेट की वॉल्स पे। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो वॉल पे 2 या 3 दिन बाद फॉर्म होता है व्हाइट वॉशिंग के बाद, और फिर उसके बाद वॉल्स जो होती है, दीवारें जो होती है, उन्हें काफी शाइनी फिनिशिंग देता है। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। यानी कि यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट और मार्बल का जो केमिकल फॉर्मूला है ये दोनों के लिए सेम है, क्या है? CaCO3। अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस यहाँ पर CO2 जो गैस के फॉर्म में क्या बना रही है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बना रही है जो वाटर है, जो लिक्विड फॉर्म में है। Let us discuss some more examples of combination reactions। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी ज्यादा एग्जांपल्स गिवन है जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के टाइप है, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल बर्न होता है वो भी एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे? सबसे पहले हमारे पास कार्बन होता है जो सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस देन उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन होती है गैस की फॉर्म में। जब हम कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है जो होता है CO2 जो गैसियस स्टेट में होता है। एंड वहीं अगर हम देखें अपना सेकंड एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैसियस एंड O2 गैस। सबसे पहले वाटर कैसे फॉर्म होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो ये किससे बना होता है? हाइड्रोजन एंड वाटर के मॉलिक्यूल से बना होता है। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गैसियस फॉर्म में होते हैं, एंड देन उसके बाद हमारा होता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और ये आपस में दोनों रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम H2O बोलते हैं या फिर वाटर। In simple language, we can say that when two or more substance elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction। अगर इसी चीज को मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो क्या बोलूंगी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड जब एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वैसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। आई होप कि आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर समझ गए होंगे। In activity 1.4, we also observed that a large amount of heat is evolved। हमने क्या देखा? एक्टिविटी 1.4 में देखा कि जब आपने बीकर को टच किया होगा तो आपको काफी ज्यादा हीट महसूस हुई होगी। तो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि ये रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पे हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। और ये क्यों होता है? ये जो हीट प्रोड्यूस हुई है इसकी वजह से जो रिएक्शन का जो मिक्सचर है ये काफी ज्यादा गर्म होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions। और वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? उन रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर, अब हमारे पास कुछ अदर एग्जाम्पल्स गिवन है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले है हमारे पास CH4 जो गैसियस स्टेट में है, प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन है वो भी गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये CO2 फॉर्म कर रहा है जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लस वाटर फॉर्म कर रहा है H2O जो गैसियस फॉर्म में। H2O का गैसियस फॉर्म क्या होता है? वाटर वेपर जो होती है वो H2O का गैसियस फॉर्म होता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स यहाँ पे भी प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज हो रही है।
डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आपको पता है कि रेस्पिरेशन जो हम रिस्पायर करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। अब हम सभी को पता है कि हम सभी को एनर्जी चाहिए होती है जिंदा रहने की। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। और हमें ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमें ये एनर्जी हमें हमारे खाए हुए फूड से मिलती है। जो फूड हम खाते हैं हमें वो फूड की हेल्प से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी हम जिंदा रहने के लिए यूज करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और जब डाइजेशन होता है ना हमारे फूड का, तब जो फूड होता है हमारा वो सिंपलर यानी कि छोटे छोटे कार्ब सब्सटेंसेस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल राइस, पोटैटोज एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो जो राइस, पोटैटो और ब्रेड्स जो होते हैं इनमें क्या होता है? इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। द कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। और इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है तो इन्हें तोड़ के क्या बनता है? इन्हें ग्लूकोज बनता है। इन्हें ये ब्रेक होते हैं तो इनसे हमें मिलता है ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और यही ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और फिर उसके बाद हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो देखा, जब इस तरह से हमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। द स्पेशल नेम फॉर दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। और ये जो स्पेशल नेम है ये पूरी रिएक्शन का, जिसमें फूड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन रहा है, इन सारे प्रोसेसेस का नाम मालूम है क्या है? ये ये सारे प्रोसेस है रेस्पिरेशन। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ विच यू विल स्टडी इन चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे 6 गिवन है, बट जो चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के बारे में और डीप में जानेंगे। ना उसके बाद हमारे पास एक और केमिकल इक्वेशन गिवन है। C6H12 मींस ग्लूकोज प्लस 6O2 मींस ऑक्सीजन के 6 एटम्स गिव 6CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O मींस वाटर प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके हमें क्या दे रहे हैं? हमें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं प्लस वाटर दे रहे हैं जो लिक्विड फॉर्म में है, एंड उसके साथ साथ हमें एनर्जी दे रहे हैं। द decomposition of vegetable matter into compost is also an example of an exothermic reaction। और आपने देखा होगा जो वेजिटेबल का जो मटेरियल होता है, जो भी इसके पील्स वगैरह होते हैं, उसके छिलके जो होते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मीन्स इसमें भी प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज होती है। एंड देन सेकंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको नाम ही से लग रहा है कि यहाँ पे कोई चीज कंपोज हो रही है, मीन्स यहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है ताकि वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स दे सके, एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे सके। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हमें समझने से पहले एक्टिविटी 1.5 गिवन है, तो चलिए एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। अब आपको क्या करना है? आपको 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेना है, इसमें एक ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में लेना है। देन उसके बाद आपको नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। अब आपको फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है ना उनके कलर को नोट करना है। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। जैसे कि यहाँ पे फिगर 1.4 में दिखाया जा रहा है कि हमें ये जो बॉइलिंग ट्यूब में जिसमें हमने फेरस सल्फाइड के क्रिस्टल्स दिए हैं, हमें इसे किसी भी बर्नर पे या फिर स्प्लिट लैम्प पे हमें इसे बर्न करना है, हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। अब आपको पहले ही नोट करना था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स के पहले कलर को नोट करना था हीट करने से पहले। देन उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है क्रिस्टल्स के कलर्स को हीट करने के बाद। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट हैज चेंज्ड? क्या आपने नोटिस किया कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का जो ग्रीन कलर था स्टार्टिंग में वो अब चेंज हो चुका है, वो ग्रीन नहीं है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर।
फिर उसके बाद आप स्मेल भी कर सकते हैं बर्निंग सल्फर की स्मेल को। अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन गिवन है, केमिकल इक्वेशन गिवन है। 2FeSO4 जो सॉलिड फॉर्म में है मीन्स फेरस सल्फेट, इसे हमने जब हीट किया तो हमें मिला फेरस ऑक्साइड प्लस 2 टाइप ऑफ गैसेस मिली हमें। फर्स्ट है हमारा SO2 जो गैसेस फॉर्म में है, एंड देन सेकंड है हमारा SO3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास फेरस सल्फेट था जो एक ओनली एक सिंगल रिएक्टेंट है, लेकिन जब हमने इसे हीट किया तो ये 3 डिफरेंट सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया। तो ऐसे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give a simpler product. अब आप इस रिएक्शन में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो सिंपलर प्रोडक्ट यानी कि सिंपल प्रोडक्ट में ब्रेक हो जा रहा है, टूट जा रहा है। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये कैसा रिएक्शन है? ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लॉस वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंजेस। और जब हमने स्टार्टिंग में फेरस सल्फेट की क्रिस्टल्स लिए थे और जब हमने उसे हीट किया ना तो वो जो है वो वाटर को लॉस कर देता है, वाटर को खो देता है, जिसकी वजह से जो इसका कलर है वो चेंज हो जाता है। इट देन डिकम्पोजेड टू फेरिक ऑक्साइड और ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 एंड SO3 आर गैसेस। और इस रिएक्शन में टोटल 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं जस्ट फ्रॉम अ सिंपल वन रिएक्टेंट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक हमारे पास है फेरिक ऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में है, एंड देन हमारे पास 2 गैसेस भी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों गैसेस हैं। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड while SO2 and SO3 are gases। अब यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड सॉलिड है एंड SO2 एंड SO3 जो है जो गैस रिलीज हुई है ये दोनों गैसेस के फॉर्म में। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। अब यहाँ पे एक और डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसमें बताया जा रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो जब डिकम्पोज हो जाता है मीन्स ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो टू प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है, जिसमें से पहला प्रोडक्ट है वो है कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन सेकेंड प्रोडक्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और पिक लाइम, और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे हम लाइम या फिर पिक लाइम बोलते हैं। इट हैज मेनी यूजेस, वन इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। और जो पिक लाइम या लाइम होता है मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, इसके काफी सारे यूजेस होते हैं, जैसे कि पहला यूज है हम इससे सीमेंट बनाते हैं। When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। और जब कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है जब ये हीटिंग के जरिए किया जाता है, हीट किया जाता है किसी भी सब्सटेंस को, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास था CaCO3 मीन्स लाइमस्टोन जो सॉलिड फॉर्म में था। तो जब हमने इसे हीट किया तो ये 2 सिंपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो गया, जिसमें फर्स्ट हमारा CO जो सॉलिड फॉर्म में है जिसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, प्लस CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड जो एक गैस है। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। अब यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी 1.6 में हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है एक और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो चलिए देख लेते हैं। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अब आपको क्या करना है इस एक्टिविटी में? आपको 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है किसी भी बॉइलिंग ट्यूब में। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। अब आपको ना ये जो बॉइलिंग ट्यूब है जैसे यहाँ पे फिगर में शो किया गया है, इसे पेयर ऑफ टोंग्स से पकड़ना है और साथ ही साथ बर्नर पे हीट करना है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 1.5 में शो किया गया है। What do you observe?
अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इस एक्टिविटी को करने के बाद? नोट डाउन द चेंज इफ एनी, और अगर आप कोई भी चेंज नोटिस करते हैं यहाँ पे तो आप उसे लिखिए और ऑब्जर्व कीजिए, नोट कीजिए। यू विल ऑब्जर्व द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ब्राउन बबल्स या फिर ब्राउन फ्यूम्स फॉर्म हो रहे हैं। these these fumes are of nitrogen oxide dioxide जो है NO2, एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन गिवन है। और यहाँ पे जो आप ब्राउन फ्यूम्स जो यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स है। यहाँ पे इस रिएक्शन में यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है। एंड वही अगर हम इस रिएक्शन को थ्रू इक्वेशन देखें तो सबसे पहले हमारे पास 2Pb यानी कि लेड नाइट्रेट था, जिससे जब हमने हीट किया तो हमें मिला लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ हमें ऑक्सीजन भी फॉर्म हुई यहाँ पर। Let us perform some more decomposition reaction as given in activity 1.7 and 1.8. अब ये दोनों जो एक्टिविटीज है आप इन्हें अपने से घर पे कर लीजिएगा। बाकी हम अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक्टिविटी 1.8 को मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन अ चाइना डिश। अब आपको किसी भी चाइना डिश में आपको सिल्वर क्लोराइड लेना है 2 ग्राम। व्हाट इज इट्स कलर? अब आपको ये बताना है कि इसका कलर क्या है, किस कलर की है ये। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब आपको उस चाइना डिश को जिसमें आपने सिल्वर क्लोराइड लिया था, अब आपको इसे सनलाइट में रख देना है कुछ टाइम के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। अब आपको कुछ देर बाद आपको जो सिल्वर क्लोराइड का आपको कलर ऑब्जर्व करना है। यू विल सी दैट व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट। आप क्या देख पाएंगे कि जो व्हाइट सिल्वर क्लोराइड था, जो पहले व्हाइट था, अब जब आपने इसे सनलाइट में रखा तो ये ग्रे कलर का हो जाता है, मीन्स इसमें कलर चेंज हो जाता है। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड बाय लाइट। अब यहाँ पर क्यों हुआ ऐसा? यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है किसके बीच में? यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास सिल्वर क्लोराइड था जिसे हमने सनलाइट में रखा था। ये किस में डिकम्पोज हो गया, ये किस में टूट गया? ये सिल्वर और क्लोरीन में टूट गया, ब्रेक हो गया। किसकी हेल्प से? लाइट की हेल्प से। तो यहाँ पे इक्वेशन गिवन है 2AgCl जो सॉलिड फॉर्म में है, जिसे हमने फिर सनलाइट प्रोवाइड किया तो ये बदल गई सिल्वर प्लस क्लोराइड में, जिसमें जो क्लोरीन है ना, यहाँ पे सॉरी क्लोराइड नहीं क्लोरीन, ये गैसियस फॉर्म में है एंड सिल्वर जो है ये सॉलिड फॉर्म में है। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। जैसे कि हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे बिहेव की है, उसी तरह से सिल्वर ब्रोमाइड भी एक एलिमेंट होता है जो इसी तरह से सेम वे में ही बिहेव करता है। 2 सिल्वर यानी कि 2AgBr जो सॉलिड फॉर्म में है, मीन्स AgBr मतलब कि सिल्वर क्लोराइड ब्रोमाइड सॉरी, जिससे जब हमने सनलाइट में रखा तो ये सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में चेंज हो गई, ब्रोमाइन में चेंज हो गई। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन अ ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन गिवन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। What forms of energy is causing this decomposition reaction? अब ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कॉज करती है? जैसे कि हमने यहाँ पे तो इसे हीट नहीं प्रोवाइड की, यहाँ पे हमने इसे बर्नर पे हीट तो नहीं किया, तब भी ये डिकम्पोज हो जाते हैं। यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से होता है? We have seen that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है उसे एनर्जी चाहिए होती है, किसी भी फॉर्म में हम दे सकते हैं, जैसे कि हम हीट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, देन लाइट के फॉर्म में भी दे सकते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में भी दे सकते हैं, ताकि ये सिंपल रिएक्टेंट्स में ब्रेक हो जाए। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज absorbed are known as endothermic reaction. अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि वो रिएक्शन जिनमें एनर्जी रिलीज होती है, चाहे वो हीट एनर्जी हो या लाइट एनर्जी हो, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
एंड वहीं अगर हम देखें वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी जो है वो सराउंडिंग से अब्सॉर्ब हो रही है, तो वैसे रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें वन मोर एक्टिविटी गिवन है। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमें यहाँ पर 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड किसी भी टेस्ट ट्यूब में लेना है। Add 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अब हमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेना है और इसे मिक्स करना है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ योर पाम। अब हमें इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम को टच करना है अपने पाम से। What do you feel? अब हमें ये बताना है कि हमें क्या फील हुआ, हमने क्या फील किया। इज दिस एन एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एंड देन हमें ये भी बताना है कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नहीं, थर्ड रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है जो है एक्टिविटी नंबर 1.9। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग विथ अ सैंड पेपर। हमें 3 आयरन नेल्स लेनी है एंड उन्हें विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर हमें उन्हें क्लीन कर लेना है। टेक 2 टेस्ट ट्यूब मार्क ए एंड बी एंड हमें देन 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसे हम मार्क करेंगे टेस्ट ट्यूब नंबर ए एंड देन टेस्ट ट्यूब बी। In each test tube, take about 10 ml of copper sulfate solution. And दोनों टेस्ट ट्यूब में मीन्स टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी दोनों में हमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। Tie 2 nails with a thread and immerse them carefully in a copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. अब हमारे पास जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें हमें 2 आयरन नेल्स को थ्रेड की हेल्प से अंदर डाल देना है, इमर्स कर देना है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जो हमारा टेस्ट ट्यूब नंबर बी में गिवन है एंड इसे 20 मिनट्स के लिए लीव कर देना है, मीन्स छोड़ देना है। कीप 1 आयरन नेल असाइड फॉर कंपैरिजन। और हमें 3 आयरन नेल्स को क्लीन किया था सैंड पेपर से, तो हमें उनमें से एक आयरन नेल को साइड रखना है ताकि हम कंपेयर कर पाए रिजल्ट्स को। After 20 minutes, take out the iron nails from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. अब हमें कॉपर सल्फेट के ब्लू कलर को हमें टेस्ट करना है, उनके इंटेंसिटी को टेस्ट करना है जो टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में गिवन है। जैसे कि यहाँ पर फिगर 1.8 में गिवन है, फिगर 1.8.2 है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का टेस्ट ट्यूब नंबर ए है एंड कॉपर सल्फेट का टेस्ट ट्यूब नंबर बी। हम यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट बचा था। Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with 1 kept aside. अब हमें इस रिएक्शन के बाद क्या करना था, हमने तो एक आयरन नेल को साइड किया था, अब चलिए कंपेयर कर लेते हैं। तो ये वो आयरन नेल है जिसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं इमर्स किया था और ये वाली ये आयरन नेल है जो जिसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड किया था, डिप किया था। तो यहाँ पे कंपैरिजन देख पा रहे हैं, एक यहाँ पर सिल्वर कलर का है एंड वहीं अगर दूसरी नेल को अगर हम देखें तो एक यहाँ पे इसमें हल्का सा ब्राउन कलर है, ये ब्राउन कलर की है। एंड वहीं अगर हम सॉल्यूशंस को कंपेयर करें तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब नंबर ए एंड यहाँ पर है टेस्ट ट्यूब नंबर बी। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। एंड वहीं अगर हम टेस्ट ट्यूब बी में देखें जिसमें हमने आयरन नेल को इमर्स किया था, उसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी जो ब्लू कलर की जो इंटेंसिटी है काफी लाइट है, काफी लाइट ब्लू कलर है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने कंपैरिजन भी कर लिया। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate fades? अब हमें ये बताना है कि आखिर क्यों आयरन नेल जो है जो हमने अभी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से निकाला वो ब्राउन कलर की हो गई, ब्राउनिश कलर आ गया उस पे एंड जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो फेड हो गया है। द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द एक्टिविटी। अब ये जो एक्टिविटी हमने यहाँ पर डिस्कस की, ये पूरी एक्टिविटी में ये कुछ ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है।
सबसे पहले हमारे पास था Fe मीन्स आयरन जो सॉलिड फॉर्म में था, जो जैसे हम आयरन नेल के फॉर्म में लिए थे, प्लस कॉपर सल्फेट प्लस USO4, जिस जिसे सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो वो है कॉपर सल्फेट। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, आयरन सल्फेट और उसके साथ साथ कॉपर मीन्स Cu। In this reaction, iron has displaced or removed another element। अब इस केस में क्या हुआ है, जो आयरन है वो किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया है या फिर उसे रिमूव कर दिया है। कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड जो आयरन है यहाँ पे ना वो डिस्प्लेस कर दिया है या रिमूव कर दिया है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से, जिसकी वजह से जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू सॉल्यूशन था ब्लू कलर का वो फेड हो गया है। दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी कुछ एग्जांपल गिवन है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास जिंक था जो सॉलिड फॉर्म में था, एंड देन उसके बाद था हमारा कॉपर सल्फेट, एंड देन ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं जिंक सल्फेट और साथ ही साथ कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में। एंड देन सेकेंड एग्जांपल है हमारी रिएक्शन का, वो है Pb मीन्स लेड प्लस हमने यहाँ पे लिया था कॉपर क्लोराइड। ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं PbCl मीन्स लेड क्लोराइड एंड उसके साथ साथ कॉपर जो सॉलिड फॉर्म में। जिंक एंड लेड और कॉपर आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। एंड वहीं अगर हम बात करें जिंक और लेड की, ये दोनों काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, वहीं अगर हम कॉपर से कंपेयर करें तो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और यही रीजन है कि वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देते हैं, मीन्स हटा देते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट केमिकल रिएक्शन। एंड इसे भी समझने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक्टिविटी गिवन है, जो है एक्टिविटी नंबर 1.10। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। टेक अबाउट 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। हमें किसी भी टेस्ट ट्यूब में सोडियम सल्फेट का 3 ml ऑफ सॉल्यूशन इसमें हमें टेस्ट ट्यूब में लेना है। एंड देन उसके बाद हमें इन अनदर टेस्ट ट्यूब टेक अबाउट 3 ml ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एंड उसी में दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमें बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में हमें सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है 3 ml, एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमें 3 ml बैरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लेना है। मिक्स द टू सॉल्यूशंस, एंड देन उसके बाद हमें इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब हमें ये देखना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, यहाँ पे हम ये देख पा रहे हैं कि एक व्हाइट सब्सटेंस जो इनसॉल्यूबल है, जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगी, इनसॉल्यूबल है वाटर में, ये फॉर्म हो गई। दिस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। एंड यही जो व्हाइट इनसॉल्यूबल सब्सटेंस जो फॉर्म हुई है ना, इसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction। एंड ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जो यहाँ पे एक्टिविटी किया है, एक्टिविटी नंबर 1.10, उसका हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन हमारे पास Na2SO4 मीन्स सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 मीन्स बैरियम क्लोराइड गिव्स, यानी कि ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं एंड प्रोडक्ट्स में क्या दे रहे हैं हमें, BaSO4 मीन्स बैरियम सल्फेट जो सॉलिड फॉर्म में है प्लस 2 NaCl, एंड उसके साथ साथ NaCl भी दे रहे हैं मीन्स सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्ट हुए एंड हमें क्या मिला, हमें मिला बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। What causes this? अब ये जो यहाँ पे जो रिएक्शन हुआ इसका रीजन क्या था? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO and Ba2।
द अदर, अब यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है, जो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है यहाँ पर, मीन्स बेरियम सल्फेट का जो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है, ये किसके बीच की रिएक्शन का रीजन है? यहाँ पे SO4 प्लस Ba2 यहाँ पे आपस में रिएक्ट होते हैं, जो फॉर्म करते हैं बेरियम सल्फेट, यहाँ फॉर्म करते हैं। द अदर प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन सोडियम क्लोराइड विच रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। और जो दूसरा जो प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ है केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में ऐसा, तो हम तो है सोडियम क्लोराइड, जो इसे सॉल्यूशन में ही मिक्स हो गया है, इस सॉल्यूशन में ही रह गया है। Such reaction in which there is an exchange of ions between reaction are called the double displacement reaction. And वो रिएक्शन जिसमें किसी भी कंपाउंड के आयंस जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगर हम एक्टिविटी 1.2 को रिकॉल करें, जो हमने आई थिंक लेक्चर नंबर 1.2 में किया था, तो वही चलिए अब हम इसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, इसे याद करें। वेयर यू हैव मिक्स द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडीन। एंड हमने एक्टिविटी 1.2 में क्या किया था? हमने एक्टिविटी 1.2 में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन को एंड पोटेशियम आयोडीन को मिक्स कर दिया था साथ में। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म? एंड हमें याद करना है कि वो जो प्रेसिपिटेट वहां पे फॉर्म हुआ था रिएक्शन के रिजल्ट में, उसका कलर कैसा था? कैन यू नेम द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड? एंड क्या हम वो कंपाउंड बता सकते हैं जिसका यहाँ पर प्रेसिपिटेशन हुआ है? राइट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। अब हमें यहाँ पे इस इक्वेशन, ये जो केमिकल इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हुई है, अब हमें इसी को बैलेंस करना है। इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? एंड वही अगर हमने जो रिएक्शन यहाँ पे किया था एक्टिविटी 1.2 में, जो रिएक्शन हुआ था, क्या ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो सकता है? एंड देन लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन। एंड देन इन दोनों रिएक्शन को पढ़ने के लिए भी हमें सबसे पहले एक्टिविटी करने की जरूरत है। एक्टिविटी 1.11 में क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। अब हमें एक चाइना डिश लेनी है एंड उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है, एंड देन हमें उसे हीट करना है, गर्म करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? एंड देन हमें ये बताना है कि हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? तो हम ये देखते हैं कि जो कॉपर पाउडर का जो सरफेस है, ये ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से कोट हो गया है, कोटिंग आ गई है यहाँ पे। Why has this black substance formed? और ये ब्लैक सब्सटेंस जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये क्यों फॉर्म हुआ है? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. एंड ये इसीलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऐड हुई है और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कॉपर ऑक्साइड का। 2Cu मीन्स 2 कॉपर के आयन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किए जाते हैं, देन हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड 2CO CuO। If hydrogen gas is passed over this heated material CuO means copper oxide, the black coating of the surface on the surface turns brown as the reverse reaction taken place and copper is obtained. एंड वही अगर हम इस रिएक्शन में ही अगर हम हीटेड मटेरियल में से अगर हम हाइड्रोजन पास करा देते हैं, तो जो ब्लैक कोटिंग है ये ब्राउन कोटिंग में बदल जाती है एंड हमें वापस से हमें कॉपर मिल जाता है। हमने स्टार्टिंग में कॉपर लिया था, कॉपर का पाउडर, देन जब हमने उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हमने उसे बर्न किया तो हमें मिला कॉपर ऑक्साइड। एंड देन जब हम कॉपर ऑक्साइड में से जब हम हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे, तब हमें मिलेगा अगेन, हमें कॉपर मिलेगा, मीन्स यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो जाती है। एंड अगर हम इसकी वर्ड इक्वेशन देखें, केमिकल इक्वेशन देखें, तो यहाँ पर है CuO मीन्स कैल्शियम मीन्स कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मीन्स हाइड्रोजन। इन दोनों को जब हमने साथ में अगेन हीट किया तो हमें मिला copper plus H2O means water. If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized.
और अगर कोई भी सब्सटेंस में किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाती है, देन हम बोलते हैं कि जो सब्सटेंस है ये ऑक्सीडाइज हो गया है। एंड अगर हम देखिए, इफ अ सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, एंड अगर उसी किसी रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन का लॉस होता है, तो हम बोलते हैं दैट इट इज रिड्यूस, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिड्यूस हो गई है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एक्टिविटी 1.29, एंड यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 1.29 है, द कॉपर ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। एंड यहाँ पर जो एक्टिविटी रिएक्शन 1.29 है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन लॉस हो रही है और ये यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। एंड भाई अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। In other words, one reactant gets oxidized while the one second while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidization reactions or redox reaction. And अगर ऐसा कोई रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन रिएक्शन या तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे। एंड देन यहाँ पर हमें इसकी इक्वेशन गिवन है, सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, एंड देन उसके बाद हमारे पास कुछ अदर एग्जांपल्स गिवन है जहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। इन रिएक्शन 1.31, एंड यहाँ पर जो एग्जांपल में रिएक्शन नंबर 1.31 गिवन है, ये वाला, ये 1, जहाँ पे जिंक प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन जो है वो जिंक प्लस कार्बन बना रहे हैं इसी रिएक्शन में। 1 सेकेंड। कार्बन इज इन रिएक्शन 1.31 मीन्स यहाँ पे जो रिएक्शन 1.31 है, कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO एंड ZnO इज रिड्यूस्ड टू Zn। यहाँ पे जो कार्बन CO है ये जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है यहाँ पे, एंड वहीं अगर हम ZnO को देखिए तो ये जिंक में रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले हमारे पास इस इक्वेशन में था, हमारे पास सबसे पहले कार्बन ने ऑक्सीजन गेन किया तो ये हो गया CO जी, जो यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है। एंड वहीं अगर हम देखें ZnO को, जो जिंक और ऑक्सीजन था, यहाँ पे इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया जिससे कि यहाँ पे फॉर्म होता है जिंक। एंड वहीं अगर हम देखें रिएक्शन 1.32 में, जिसके जस्ट नीचे वाली है, HCl is oxidized to Cl2 whereas MnO2 is reduced to MnCl2। एंड अगर हम रिएक्शन 1.32 में देखें तो यहाँ पे HCl जो है यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर रहा है जिससे कि ये बन जाता है Cl2। एंड अगर हम MnO2 को देखें तो ये रिड्यूस हो जा रहा है MnCl में, मीन्स यहाँ पे एक सब्सटेंस यहाँ पे ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड अनदर सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को तो हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। From the above example, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized। एंड वहीं अगर हम ऊपर हमने जितना भी पढ़ा, अगर हम उन सबको देखकर बोले तो हम ये बोल सकते हैं जब कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या तो फिर हाइड्रोजन को लॉस करता है, तो हम इसे बोलते हैं कि ये जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो गया है। एंड वहीं अगर हम बोले कि ये जो सब्सटेंस है किसी भी रिएक्शन में ये ऑक्सीजन को लॉस करता है एंड हाइड्रोजन को गेन कर लेता है किसी भी रिएक्शन में, तो हम इसे बोलते हैं कि ये रिड्यूस्ड हो गया है, इट इज रिड्यूस्ड। एंड वहीं अगर हम एक्टिविटी 1.1 जो हमने पार्ट नंबर 1 में की थी उसे अगर हम याद करें तो हमने वहां पे क्या किया था, हमने वहां पे मैग्नीशियम रिबन को लिया था जो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा था ऑक्सीजन में, एंड चेंजेस इनटू व्हाइट पाउडर, और जलने के बाद ये व्हाइट पाउडर में बदल जाता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन
कि जो मैग्नीशियम था इस रिएक्शन में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है इस रिएक्शन में जो मैग्नीशियम है ये यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिया है जो हमारी टॉपिक नंबर 1.2 थी। नेक्स्ट लेक्चर में इसके पार्ट नंबर 4 में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी टॉपिक नंबर 1.3 दैट इज हैव यू एवर ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये भी ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन के ही बारे में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड इस फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।